करने के दौरान कुछ तथ्यों पर हमें गौर करना चाहिए। इसी साल से या 2-3 साल पहले से इस चिंतन को ज़्यादा हवा क्यों मिली, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू की जाए जल्द से जल्द। कुछ एक आंकड़े हैं जो हमें चिंतित करते हैं। सबसे पहले अगर आंकड़े की बात करें, GER के जो डाटा है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, हमारे देश में शिक्षा का एक्सेस की जहाँ तक बात है, शिक्षा की पहुँच की जहाँ तक बात है, आज भी दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चे शिक्षा तक नहीं जुड़ पाए हैं। ये चिंता का विषय है। इसलिए सरकार को RTE एक्ट 2009 लाना पड़ा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार का मूल मकसद ही यही था कि सुदूर ढाणियों और गांवों में रहने वाले जो बच्चे हैं वो शिक्षा तक जुड़े, और उसका काफ़ी असर भी हुआ। आप देख पा रहे हैं डाटा, भारत में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन करने वाले जो बच्चे हैं, 2018 के ये आंकड़े हैं, उन बच्चों में 90.9% पहुँच बनी है शिक्षा के प्रति। जो नामांकन अनुपात है वो 90.9% हुआ है। कक्षा 9-10 के स्तर की बात करें तो 79.3% एक्सेस यानी सकल नामांकन अनुपात हुआ है। कक्षा 11-12 की बात करें तो 56.5% विद्यार्थियों का नामांकन इस स्तर तक पहुंचा है। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, कॉलेज लेवल की बात करें तो बहुत बुरी स्थिति है, बहुत शोचनीय स्थिति है। 26.3% बच्चे कॉलेजेस तक पहुंच पाते हैं, अपनी कॉलेज एजुकेशन की शिक्षा पूरी कर पाते हैं। आप देखिएगा 90.9% बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़ चुके हैं हमारे देश में 2018 तक, और कॉलेज एजुकेशन में आप देखेंगे कि 26.3% बच्चे ही कॉलेज की शिक्षा पूरी कर पाते हैं। तो ऐसे में कॉलेज की शिक्षा पूरी नहीं होगी तो शोध का कार्य, अन्वेषण का कार्य, ये हमारे देश में लगभग ठप हो गया है। और नए शोध नहीं होने के कारण हमारे यूनियन कैबिनेट द्वारा जो नई नीतियां मंजूर की जा रही है शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, चाहे मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट हो, चाहे दूसरे प्रोजेक्ट हो, शोध कार्यों के चलते नए वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हो पा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। और इसकी पुष्टि इस डाटा से होती है। रिसर्च के मामले में हमारे देश की स्थिति क्या है? इंडिया अपनी टोटल GDP का 0.69% शोध पर खर्च कर रहा है, रिसर्च पर खर्च कर रहा है। जबकि इंडिया के बरअक्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखें तो 2.8% टोटल GDP का वो रिसर्च पर खर्च कर रहा है। हालांकि USA की GDP है, उसका आकार भी बड़ा है, भारत की GDP का USA से आकार भी कमतर है। साउथ कोरिया बहुत छोटा सा देश है, भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था। साउथ कोरिया में 4.2% अपनी GDP का शोध पर खर्च किया जाता है, रिसर्च पर खर्च किया जाता है। यही कारण है कि हमारे देश का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, मेट्रो ट्रेन का, उसका परिचालन का साउथ कोरियन कंपनी के पास में ठेका है। तो वहाँ पर शोध की स्थिति मजबूत है। और इजराइल शोध के मामले में सबसे ज़्यादा मजबूत है। इजराइल में 4.3% टोटल GDP का शोध पर खर्च होता है। तो इस चिंता को इंगित करते हुए, इसकी तरफ चिंतन करते हुए अभी जो यूनियन कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, उसमें ऑब्जर्वेशन इस कमेटी का आया है और एक इंडिपेंडेंट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा, जिससे हमारे बच्चे जो स्कूल एजुकेशन के बाद कॉलेजेस की तरफ प्रस्थान करते हैं तो कॉलेज में ग्रेजुएशन लेवल का जो 4था साल होगा वो रिसर्च बेस होगा। और MPhil जैसे पाठ्यक्रम जो गैर जरूरी थे उनको हटा दिया गया है। PhD के पाठ्यक्रम को 4 साल का किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। हमारे बच्चे रटनतोन्मुख शिक्षा से दूर हो, उनकी तार्किक क्षमता विकसित हो, वो हमारे संवैधानिक मूल्यों की पहचान कर पाएँ, हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धति से जुड़ पाएँ, हमारे परंपरागत मूल्य, भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसको समझ पाएँ, और भारतीय साहित्य, भारतीय परंपरा, भारत की भूगोल, इससे भी परिचित हो पाएँ। इसीलिए संस्कृत, प्राकृत, पाली के अलावा भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर भी जोर दिया गया है। तो नई
नई शिक्षा नीति में लगभग सभी पक्षों को छूने का प्रयास किया गया है। डिजिटल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया गया है, टेक्नोलॉजी पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, हमारे परंपरागत मूल्यों पर भी जोर दिया गया है, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना पर भी जोर दिया गया है। बच्चा सिर्फ रटे नहीं, बच्चे में रचनात्मकता का विकास हो, बच्चे में अवधारणात्मक समझ का विकास हो, इस पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। और हम लोग ये पा रहे हैं कि हमारे देश में अब भी जो शिक्षा पद्धति है वो सारी की सारी रटनतोन्मुख पद्धति पर आधारित है और ज़्यादातर जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करें वो नौकरी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, खासतौर से सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। और यही कारण है कि उद्यमिता को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। हमारा विनिर्माण उद्योग काफ़ी ठप पड़ा है। भारत से ज़्यादातर जो लोग निकल रहे हैं बेरोजगार, वो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस कमेटी ने इस नई शिक्षा नीति में 19 से 24 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उसकी वर्क फोर्स को नियोजित करने का भी सपना देखा है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, लोकतांत्रिक देश है, या युवाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। 2012 से 17 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश की जो वर्क फोर्स है, जो शिक्षा प्राप्त कर रही है या शिक्षा प्राप्त करने के बाद कॉलेज एजुकेशन से निकलती है, वो वर्कफोर्स 5% वर्कफोर्स है। उद्यमिता में जाने वाले लोग 5% है, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 52% लोग हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपने धंधा या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ नई संकल्पना इनोवेशंस पर जोर देते हैं। जर्मनी में ये आंकड़ा 75% है। साउथ कोरिया में 96% लोग वर्कफोर्स उनकी काम आती है। इजराइल में कुछ अलग पैटर्न है। तो इसको भी इंगित करने का इस शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह है कि इस शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति और मूल्यों की स्थापना पर भी जोर दिया गया है। नैतिक मूल्य, इसके अलावा आधुनिक मूल्य, उनका सम्मिश्रण करने का प्रयास किया गया है। भाषा के स्तर पर मल्टीलिंग्विलिटी को बढ़ावा दिया गया है। हम लोग देख पा रहे हैं कि अर्ली जो एजुकेशन एज है, जिसको हम लोग फाउंडेशनल स्टेज या प्रीपैरेटरी स्टेज कहते हैं, वहाँ पर तो मातृभाषा पर जोर दिया गया है या घरेलू भाषा पर जोर दिया गया है। उसके बाद इंडियन लैंग्वेजेस के अध्ययन पर जोर दिया गया है। उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो सेकेंडरी लेवल पर बच्चा विदेशी भाषाओं का अध्ययन भी कर पाएगा। हालांकि तात्कालिक तौर पर हमारे चाइना के साथ संबंध थोड़े ठीक नहीं है, तो चाइनीज को छोड़कर जो बाकी भाषाएँ हैं, चाहे साउथ अफ्रीकन लैंग्वेजेज हो, जर्मनिक लैंग्वेज हो, इन पर हमने जोर दिया है। भाषाओं के साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। अभी जो दीक्षा प्रोग्राम चल रहा है उसको भी बढ़ावा देने का पर जोर दिया गया है। और बड़ी जो बात इस सिस्टम की ये रही कि इसमें स्वायत्तता दी गई है, ये शिक्षार्थी केंद्रित है। इस पर बालकों को खूब सारी स्वतंत्रताएँ हैं। बच्चा चयन कर सकता है, हिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा केमिस्ट्री का अध्ययन कर सकता है। एक तो ये इस प्रकार की स्वतंत्रता है। दूसरा, भाषा के मामले में जैसे पूर्व में त्रिभाषा फार्मूला था, उसको भी लागू रखा जाएगा, उसको एकदम से हटाया नहीं गया है। राज्यों को भी काफ़ी स्वायत्तता दी गई है। अगर इसके नकारात्मक पक्षों की बात करें तो इसमें अंग्रेजी, जो अभी इंटरनेशनल स्तर पर अंग्रेजी का खूब बोलबाला है, अंग्रेजी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कम किया गया है। एक इसका जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज सिस्टम किया गया है, जबकि शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए था। ये इसका नकारात्मक पक्ष है। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात इसमें की गई है। ये भारतीय समाज की कमजोरी माने या हमारे नेतृत्व की कमजोरी माने। 1968 की शिक्षा नीति में भी 6% जीडीपी का खर्च करने की बात कही गई थी। 1986 की शिक्षा नीति में भी 6% जीडीपी खर्च करने की बात की गई थी, जो कि अभी 2018 के आंकड़े बताते हैं कि हमने जीडीपी का 4.4% शिक्षा पर खर्च किया है। और उम्मीद ये करते हैं कि इसमें भी 6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई है, जिस पर हमारी सरकारें कायम रहेगी। आने वाले दिनों में शिक्षा का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और एक शैक्षिक सांस्कृतिक समाज का निर्माण करने में हम सक्षम हो पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरा ये मानना है कि नई शिक्षा नीति भारत के सुनहरे सपनों के निर्माण के लिए उपयोगी साबित होगी।